रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे मराठा आरक्षण पर घमासान की। इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या कुछ कर रही है सरकार और कैसे चल रहा है यह घमासान, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ वोट बैंक की सियासत में तुष्टीकरण किस तरह से हो रहा है, केरल की पूरी सियासत, इस पर बात करेंगे। और बात एप्पल की एडवाइजरी पर सियासी बवाल पर भी होगा। दिल्ली शराब घोटाले में मुश्किल में किस तरह से है आम आदमी पार्टी, इसको लेकर भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत के सहयोग से बांग्लादेश में बनी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पड़ोसी मुल्कों के लिए भी सबका साथ सबका विकास भारत की नीति। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सर्वदलीय बैठक। शरद पवार सहित राज्य के कई नेता हुए शामिल। कई जिलों में आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन जारी। केजरीवाल की ईडी से पूछताछ को आपने बनाया सहानुभूति का मुद्दा। दिल्ली में लगाए केजरीवाल के पोस्टर। बीजेपी ने कहा केजरीवाल ही हैं शराब घोटाले के किंग पिन। केरल सरकार ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और टीवी पत्रकार पर गैर जमानती मुकदमा किया दर्ज। एर्नाकुलम आईईडी ब्लास्ट पर सोशल मीडिया पर की गई प्रतिक्रिया को केरल सरकार ने बताया दंगा फैलाने की कोशिश। बीजेपी का आरोप तुष्टीकरण की वजह से सही गलत में फर्क नहीं कर पा रही है केरल सरकार। पूछा आखिर हमास आतंकी लीडर के जिहाद के आयोजन पर क्यों चुप है सरकार। और 5 राज्यों में प्रचार चरम पर। मिजोरम में आज राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में शिवराज और कमलनाथ की जोर आजमाइश। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे मराठा आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है मुख्यमंत्री ने। इस सर्वदलीय बैठक में तमाम बड़े नेता राज्य के शामिल हुए। क्या कुछ इससे निकल कर आया और क्या कुछ है ये पूरा मुद्दा, इस पर बात करेंगे। मराठा आरक्षण, मराठा समाज के लोग मनोज जरांगे के नेतृत्व में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। जरांगे ने मराठा समुदाय के लिए कुणबी जाति का प्रमाण पत्र की मांग भी उठाई है। मनोज जरांगे के नेतृत्व में 24 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है। कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक भी हो चुका है। प्रदर्शनकारियों द्वारा कई विधायकों के आवास और सरकारी भवनों पर तोड़फोड़ और आगजनी किए जाने की घटनाएं लगातार पिछले कुछ दिनों से सामने आई हैं और इसको लेकर इंटरनेट पर पाबंदी भी लगाई गई कई जिलों में। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 80 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया था और इसके बाद वर्ष 2016 से 2018 के बीच कई दौर के आंदोलन हुए। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2018 में कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया गया। लेकिन जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% आरक्षण कर दिया। इसके बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी।
मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट को अपना लिया था, लेकिन आंदोलनकारी इससे शांत नहीं हुए हैं और ये अभी भी जारी है। कई जिलों में आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। आंदोलनकारी तत्काल विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर सदन में मराठा समाज को आरक्षण की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि मुद्दे पर एक राय से हल निकाला जा सके। इसमें शरद पवार समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। तो मनोज जरांगे के नेतृत्व में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन जारी है और इस आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश की शिंदे सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राज्य में मराठा समाज को आरक्षण देने की बात कही गई है। और क्या कुछ है इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं इसमें लेकर। मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे, त्यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला। राज्यामध्ये जी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, ज्या दुर्दैवी घटना होत आहेत, जाळपोळीच्या तोडफोडीच्या, त्याच्यावर सगळ्यांनीच तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे मराठा समाजाचं जे शांततेने आणि शिस्तप्रिय असणारं आंदोलन याला देखील गालबोट लागलं। और इस मुद्दे पर आपने सुना कि मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार द्वारा जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें बैठक में मराठा समाज को आरक्षण देने पर आम सहमति बनी है। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक में आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। सर्वदलीय बैठक को लेकर सीएम ने साफ तौर पर कहा, जो अभी आपने सुना, कि मराठा आरक्षण को लेकर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण देने को लेकर थोड़ा समय दिया जाए। मराठा समाज को आरक्षण देना ये एक अहम मुद्दा है। मराठा आरक्षण देने को लेकर सभी दल सहमत हैं और इसके लिए तेजी से काम चल रहा है, लेकिन सभी को इससे समझना होगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल मराठा आरक्षण देने पर राज्य सरकार के साथ खड़े हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस आंदोलन को लेकर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं का सभी दलों ने इसकी निंदा की है और बैठक में राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव पारित कर इस मुद्दे पर मराठा समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार कानूनी तरीके से आरक्षण देने की कोशिशों को अमली जामा पहनाने वाली है और इसको उसमें लगी हुई है और अब तक शांतिपूर्ण रहे इस आंदोलन में हिंसा के कारण दाग लग गया है, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। अब उद्धव ठाकरे गुट की यानी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, आइए उनको भी सुन लेते हैं। मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो समर्थन उद्धव जी ने दिया है, और वो भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्णय होना चाहिए, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने इस तरीके का काम किया है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिशिर सेलार, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। शिशिर, सर्वदलीय बैठक हुई है, सभी दल एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सियासत जो है वो जारी है। क्या कुछ आप जानकारी हमें देंगे, किस तरह से ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ कहना है आंदोलनकारियों का? बिल्कुल निखिल, हालांकि आज की अगर बात करें तो आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें 2 प्रमुख फैसले हुए हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी दल थे उन्होंने सहमति दर्शाई है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और वो मजबूत आरक्षण हो, स्थिर आरक्षण हो। अगर उसको अगर देखा जाए तो अगर कोर्ट पे भी कोई चैलेंज करता है तो उसकी कसौटी में खरा उतरने वाला एक आरक्षण जो है उस समाज को देना चाहिए। ये पहली मांग थी, उस पर सभी पार्टीज जो है वो एक सहमत हुई है। दूसरी मांग ये थी, जिस प्रकार से आंदोलनकारी की चुटपुट घटनाएं महाराष्ट्र में हुई है, आगजनी कई जगहों पर हुई है,
या जिस प्रकार से समाज आक्रामक है, तो इस प्रकार से समाज को ऐसे आक्रामक नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा भी अपील की गई, अब सब नेता एक साथ थे तो एक परिपत्रक भी निकाला गया, उसके जरिए जो है कहा गया है कि इस प्रकार से जो है समाज जो है वो आक्रामक न हो, और सरकार इस वक्त कार्यरत है कि इस प्रकार से जो मराठा जो समाज है उसको रिजर्वेशन दिया जाए। और दूसरे जो बैठक में दो प्रमुख बातें हुई जिसमें जिसकी जिक्र मैं भी करना चाहूँगा, उसमें यह कहा गया सबसे पहली बात तो जो कुनबी समाज के लोग हैं, हालांकि मराठा कुनबी ये अगर देखा जाए तो काफ़ी पुराना मसला है, लेकिन सरकार की तरफ से आज जो बैठक हुई उसमें ये कहा गया है कि जो कुनबी समाज के लोग हैं उनको जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जो है वो मुहैया कराई जाए, जो पुरानी दस्तावेज़ है उनको एक बार फिर से खंगाला जाए, और साथ ही साथ जिनके दस्तावेज़ों में कुनबी जात का उल्लेख है वहाँ पर जो है उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात आज के बैठक में ये भी कही गई है कि जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मसले को खारिज किया गया था, जो उसमें जो खामियां थी वो खामियां निकालने की बात है। मसलन अगर मैं कहूं तो जिस प्रकार से मराठा समाज का पिछड़ापन साबित करना एक प्रमुख मुद्दा है, और इसीलिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके पास भी जो है ये केस गया है, वहां पर भी जो है फिर से एक बार इसकी पुनर्विचार होगा कि किस प्रकार से मराठा समाज इस वक्त जो है वो पिछड़ा है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी दलीलें हैं जो रिकॉर्ड पे लाने की ज़रूरत है, उन पर भी एक बार फिर से काम होगा। तो राज्य पिछड़ा आयोग भी इस पर काम करेगा, और किस प्रकार से जो मराठा समाज है वो पिछड़ा है ये दर्शाने की कोशिश भी यहाँ पर की गई सरकार द्वारा। इन दोनों चीज़ों पर इस वक्त जो है सरकार ने कहा है कि इन दोनों चीज़ों पर काम होगा। साथ ही साथ क्यूरेटिव पिटीशन जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उस पर भी शिशिर, इस बैठक को लेकर जो आंदोलनकारी हैं उनका कोई रिएक्शन अभी तक? हालांकि अब तक कोई आधिकारिक तौर पर मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम अपने जो समाज बांधव है उनसे बात करेंगे और उसके ऊपर आगे फैसला लेंगे। उनकी मांग तो स्पष्ट है कि जल्द से जल्द जो है मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि कई सारे इसमें जो पेंच फंसे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि एक पिछड़ापन का एक मसला होता है, उसको जो है सरकार को क्लियर करना होगा। क्यूरेटिव पिटीशन सरकार ने डाली है सुप्रीम कोर्ट में, ये हालांकि जाना होगा, साथ ही साथ वहाँ से ये आरक्षण क्लियर करना होगा। तो ऐसे में कई सारे मुद्दे इसमें इन्वॉल्व है जो कि इतने जल्द सुलझ नहीं सकते हैं। यही कहीं ना कहीं सरकार भी कहने का जो प्रयास यहाँ पर कर रही है। सरकार अपने तरफ से अगर देखा जाए तो एक समिति का गठन भी सरकार ने किया है जो कि इस पूरे मसले को एक्सपेक्ट तरीके से देख रहा है। और दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा है कि जहां तक बात करें एग्जीक्यूटिव की, मतलब कोर्ट जो में ये मामला फंसा हुआ है, उस पर भी सरकार जो है क्यूरेटिव पिटीशन दायर करके उस पर भी सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में सरकार ने जरूर ये मांग की है कि कुछ वक्त जरूर लगेगा। तो ऐसे में जरांगे पाटिल जो कि मराठा आक्रामक जिस प्रकार से फेस बन चुके हैं आंदोलन का, उनसे भी ये दरख्वास्त की है कि वो अपना जो एक भूख हड़ताल है वो भी उसको छोड़ दे, और साथ ही साथ जो मराठा समाज है उसको भी सरकार ने अपील की है कि वो आक्रामक ना हो। सरकार जरूर चाहती है समाज को, मराठा समाज को आरक्षण दिलवाना, लेकिन वो आरक्षण स्थिर आरक्षण हो, और इसीलिए जो सभी अगर लीगलिटीज की बात करें तो उसको किस प्रकार से उसकी पूर्तता की जाए, इस पर सरकार का ध्यान है। तो आने वाले समय में अगर कोई भी उसको चुनौती देता है तो वो खारिज ना हो। ठीक है, बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया शिशिर, आपने विस्तार से जानकारी दी। और बात करेंगे केरल की सियासत की वोट बैंक की सियासत में तुष्टीकरण किस तरह से हावी हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि इस पर बात करें, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और वोट बैंक की सियासत में तुष्टीकरण किस तरह से केरल की ये जो सियासत है उसमें तुष्टीकरण हावी है, और इसका आरोप लगातार बीजेपी और दूसरे दल लगा रहे हैं। केरल सरकार ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ FIR दर्ज करके एक नए मानक गढ़ने की कोशिश की है। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ नॉन बेलेबल ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। केरल सरकार का दावा है कि राजीव चंद्रशेखर के सोशल मीडिया पोस्ट से दंगा भड़कने की संभावना बढ़ जाती है।
पुलिस ने एक टीवी जर्नलिस्ट के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उनके बोलने की आजादी पर सवाल उठाया है। आईईडी ब्लास्ट पर पत्रकार की प्रतिक्रिया स्थानीय पुलिस को रास नहीं आई। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और केरल के नेता अनिल के एंटनी पर भी केरल पुलिस ने एक वीडियो शेयर करने के कारण मुकदमा दर्ज किया है। तो नेताओं पर और पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर रही है केरल सरकार, और ये मुकदमा उस केरल में हो रहा है जहां एक दिन में 300 रैलियां हमास के समर्थन में निकाली गईं और जिहाद के समर्थन में नारे लगाए गए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पूछा है कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है जिसमें वोट बैंक की सियासत के कारण हमास के कमांडर को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली में जिहाद के लिए नौजवानों को भड़काया गया और हमास नेता की जो है वो तकरीरें हुई, लेकिन आयोजकों पर पुलिस की नज़र नहीं गई और इस पर पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। हमास के खालिद मशाल की तकरीरें सुनाई गई। हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ ग्लोबल जिहाद का नारा बुलंद किया गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इन सब पर केरल सरकार चुप रही, लेकिन बढ़ते कट्टरवाद पर मंत्री ने पोस्ट किया तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का दावा है कि केरल धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव को लेकर देश का मॉडल बन सकता है। तो सेकुलरिज्म और हार्मोनी को लेकर देश का मॉडल बन सकता है केरल, ये कहना है पी विजयन का। अपने एक लेख में सीएम विजयन ने लिखा है कि वामपंथी सरकार ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को आदर्श माना है। पूरे देश में आतंकी संगठनों का केंद्र केरल क्यों बना, इसका जवाब विजयन के पास नहीं है और उनके द्वारा लिखे गए इस लेख में भी इसका कोई जिक्र नहीं है कि आखिर कट्टरवाद केरल में क्यों पनप रहा है। केरल के नौजवान आईएसआईएस के समर्थन में सीरिया तक लड़ने कैसे पहुंच गए, मुख्यमंत्री के लेख में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। एर्नाकुलम ब्लास्ट उसी कट्टरता की एक कड़ी है जिसमें पिछले दिनों चर्च में ब्लास्ट कराकर प्रार्थना में शामिल लोगों पर हमला किया गया। 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। पिछले वर्षों में आरएसएस के दर्जनों कार्यकर्ता पीएफआई के हमले के शिकार हुए हैं, दर्जनों की जानें गई हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती इन सब पर कभी नहीं दिखी। लेकिन हर विरोध पर एफआईआर दर्ज करना केरल पुलिस की कार्यशैली बन गया है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से नेताओं के बयानों पर और पत्रकारों के ट्वीट पर ये विरोध की कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा दौर में इजराइल हमास के जंग में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया केरल से हुई है। सरकार के समर्थन में हमास के लिए तमाम रैलियां निकाली गई हैं, लेकिन इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर चुप्पी छाई हुई है। मासूम बच्चों और महिलाओं को बंदी बनाए जाने को लेकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमास के आतंकी कार्रवाई को फिलिस्तीन के बहाने छिपाया जा रहा है क्योंकि ये पार्टियों के वोट बैंक को सूट नहीं करता। तो इस बात को समझा जाना चाहिए, इस बात को दर्शक भी समझ रहे हैं। केरल के वामपंथी दलों के दबाव में कांग्रेस भी खुलकर आतंकी हमले को लेकर नहीं बोल रही है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के बहाने हमास से हमदर्दी दिखा रही है। आलाकमान सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही हैं तो मध्य प्रदेश में हमास के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। दुनिया जानती है कि इजराइल ने हमास आतंकी के खिलाफ जंग छेड़ी है और एमपी कांग्रेस की एक रैली में फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि तुष्टीकरण, वंशवाद और भ्रष्टाचार देश के लिए बड़ी समस्या है, इसे हर हाल में खत्म करने की जरूरत है। आज जब देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक मजबूत स्टैंड ले रहा है तो विपक्ष तुष्टीकरण की सियासत में हमास को समर्थन करते हुए देखना चाहता है। तो हमास को समर्थन करते हुए क्यों दिखना चाह रहे हैं, इसके पीछे बार बार बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण इसके पीछे की वजह है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। They take no action against the organizers of the rally which was held in support of Hamas, where a radical element, Khalid Mashal, who speaks about global jihad, is invited and allowed to spew venom in the land of Kerala. On the other hand, Rajiv Chandrasekhar, a union minister, is booked with a false case. This is not the first time Kerala government under the left has exhibited such tendencies. They give a free run to radicals like PFI, other radicals who perpetrate Islamist jihad. On the other hand, they are quick to act against nationalists. और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। निखिल जैन
जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आखिर हमास के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। जो सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा वो सवाल एक वैलिड पॉइंट उठाता है कि जो उसके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं उस पर पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन ट्वीट किए जाने पर यह कहा जा रहा है कि जी इस पर दंगा भड़क जाएगा और इसलिए उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। जो इजराइल के ऊपर कार्रवाई की गई, आतंकी हमला किया गया हमास की तरफ से, उस पर एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के बहाने हमास पर हमदर्दी दिखाई जा रही है। किस तरह की सियासत है, कहां जा रहा है केरल? निखिल, मैं आपकी ही रिपोर्ट से आता हूं। आपने कल देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के एकता स्थल पे जो बात कही थी वो आज के इस चर्चा के साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल कहा था कि ये जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं उनको आतंकवाद क्यों नहीं दिखाई देता। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आतंकवाद को आप एक नज़र से किस तरह से आप ओझल करते हुए दिखते हैं जब आप तुष्टीकरण पे आते हैं। और ये सवाल आज जब इस बात की चर्चा में आप केरल की इस इशू को लेकर कर रहे हैं कि एक केंद्रीय मंत्री पे जब वहाँ के केरल की पुलिस, कोच्चि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, वो इसलिए कि सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने केरल के रेडिकलाइजेशन का विरोध किया था। ये जुबानी जंग थी चीफ मिनिस्टर विजयन के साथ में और केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर के साथ में, और इस दोनों में लोग बात करते रहे और लगातार जो है कि चंद्रशेखर इस बात का बताते रहे कि ये सीधे सीधे इसके रेडिकलाइजेशन का मामला है, इसलिए इस तरह के चर्च में हमले होते हैं, प्रे के दौरान आम नागरिक मारे जाते हैं। लेकिन ये किस तरह का एक टैक्टिस है, आप ये देखिए कि इस चीज़ों पर जो केरल में लगातार पिछले दिनों से आप देखें कि जंग इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, लेकिन सीधे सीधे केरल के सड़कों पर आप किस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं। वो पीएफआई स्पॉन्सर्ड पर प्रदर्शन है, जमाते उलेमा हिंद का प्रदर्शन है। एक दिन में 300 रैलियां निकाली जा रही है। एक रैली को खुद हमास के उस कमांडर ने उसको संबोधित किया था और पूरा ग्लोबल जिहाद की बात की थी। वहाँ की पुलिस ने उस आयोजक पे एक केस अभी तक दर्ज नहीं किया, इसकी जांच नहीं हुई है। लेकिन आप इस बात को आप टर्न देना चाहते हैं पॉलिटिकली, तो आप इस बात को लेके पहले तो आप मिनिस्टर पे एफआईआर करते हैं, उसके बाद एक पत्रकार ने, वहाँ टीवी जर्नलिस्ट ने इस पर कमेंट किया तो आपने उसको, उस पर भी आपने ये केस नॉन अवेलेबल आपने केस कर दिया। उसके बाद आज देखिए कि आप सीधे सीधे जो वहाँ के भारत बीजेपी के वो केंद्रीय सचिव है, महासचिव है एक एंटनी, और अनिल एंटनी पे आप उसी एफआईआर को आप दोहराते हैं कि ये सारी चीज़ें जो केरल में हो रही है वो सीधे सीधे केरल की जो कई शांति भंग करने की कोशिश हो रही है। ये कैसा शांति भंग है जब वहाँ इस तरह के धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही है, खुलेआम हमास के समर्थन में वहाँ लोगों को एक तरह से उस्काया जा रहा है। आप उस पर केरल की पुलिस चुप है, लेकिन ये टैक्टिक्स पॉलिटिक्स में कि ये बहस को एक दूसरे तरह से टर्न देके सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री को एफआईआर किया गया है। निखिल जी निखिल जैन को इसमें शामिल करना चाहेंगे। निखिल जैन जी, आपने देखा कि किस तरह से ये हमास का आतंकी अगर तकरीरें करता है, जो रैलियां निकाली जाती हैं उस पर पुलिस की चुप्पी है, लेकिन अगर ट्वीट्स किए जाते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया जाता है तो उस पर जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्शन होता है, मंत्रियों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक्शन होता है। ये किस तरह की सियासत है, कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस इसको? पहली बात तो निखिल जी, कांग्रेस को डिफेंड करने की जरूरत नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने केवल आपका रुख जानना चाहा। निखिल, मैं एक चीज जोड़ दूं, आप जब सवाल पूछ रहे थे, राहुल गांधी ने खुद समर्थन किया है के विजयन का। जी और राहुल गांधी ये समर्थन करते हुए उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री पे इस तरह के एफआईआर हुए हैं, तो राहुल गांधी ने विजयन का समर्थन किया, जबकि केरल में दोनों लड़ते हुए दिख रहे हैं। इसलिए उनसे पूछिए कि इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है। और दरअसल सवाल ये उठता है कि देखिए, इजराइल ने जब अटैक किया, इजराइल पर जब अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ हमास का, उसके विषय में कोई भी एक शब्द नहीं कह रहा है, उसके विषय में कोई चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्यों ना इसको तुष्टीकरण की राजनीति माना जाए कि एक पक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष के बारे में आप सन्नाटा मार लेते हैं। नहीं, पहली बात, जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने दोनों तरफों से एक दूसरे के प्रति करीबी वायलेंस का खंडन किया है। रही बात जो अभी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी पे जो ये एफआईआर कराई गई है 153A की प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, इसका कारण ये है कि अगर आप उनका ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि जो केरला के चर्च में ब्लास्ट हुआ था वो हमास ने ही करवाया है, जबकि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है।
और बहुत सीधी सी बात है, हमास एक ग्रुप है जो पैलेस्टीन ऑपरेट करता है, इंडिया में वो ऑपरेट भी नहीं करता। जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय तो मंत्री अगर वो हमास के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो इससे कौन आहत हो जाएगा, जिससे दंगा फैल जाएगा? इससे कौन ये होगा अगर जैसे मैं कहूं कि आपके खिलाफ, जैसे निखिल जी अगर मैं कहूं कि आपके खिलाफ डिबेट में 10 मिनट बीजेपी साइड चल रहा है, कम से कम 1 मिनट ऑपोजिशन साइड चल सकता है। नहीं, अभी तो बीजेपी बोली भी नहीं भाई साहब, अभी तो मैं बीजेपी तो बोली भी नहीं, अभी तो गोपाल कृष्ण जी बैठे हुए। मेरे मन में एक सवाल है, अगर वो आप उसको लेकर चलना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे और आपके बीच में कोई बात होती है, मान लीजिए कि कोई विवाद होता, मैं कहूं कि इसमें अमेरिका ने आपका पक्ष ले लिया, तो ये इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है कि हमारे आपके बीच में और आप आहत हो जाए उसको लेकर। हमास कहां से आ गया इस बीच में? वो केंद्रीय मंत्री से पूछिए ना। इंडिया में नहीं, वो तो एफआईआर करने वालों से पूछा जाना चाहिए। देखिए, अब आप बोलने चलिए, आप ही बताइए। जवाब ऐसा देंगे। ठीक है, आप देखिए, जब केंद्रीय मंत्री हमास का नाम लेते हैं, पैलेस्टीन का नाम लेते हैं, इट इज नथिंग बट डॉग विस्टलिंग फॉर द मुस्लिम्स। इंडिया में हमास ऑपरेशनल नहीं है। पैलेस्टीन का इशू एक इंटरनेशनल इशू है, बट उसे केरला के डोमेस्टिक बॉम्ब ब्लास्ट में जब लाया जाता है तो दैट इज नथिंग बट मुस्लिम्स के अगेंस्ट डॉग विस्टलिंग, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्रमोटिंग एनिमिटी अगेंस्ट रिलीजियस ग्रुप्स। ये केरल सरकार का एक रुख है। पहले जांच होने दीजिए, प्रमाण होने दीजिए। क्या पता मुसलमानों ने करा, किसी मुसलमान संगठन ने करा है, किसी और धर्म के संगठन ने करा है, या किसी और अराजक तत्व ने करा है। पहले जांच तो होने दीजिए। जांच होने से पहले केंद्रीय मंत्री आरोपबाजी पे लग जाते हैं। जब एक प्रार्थना के स्थल पर अगर कोई ब्लास्ट होता है, ये बहुत एक सेंसिटिव मामला है, उसमें आप एक धर्म का या दूसरे धर्म का नाम लेना, ये सिंपल लोगों को भड़काना नहीं है, तो और क्या है? और उसी के खिलाफ विरोध जताया गया है। तो मुझे तो नहीं लगता मान रहे कि हमास का नाम लेना मुस्लिमों का नाम लेना है। मैं ये कह रहा हूं कि हमास के आड़ में मुसलमानों पर एक आरोप उठाया जाता है बीजेपी के द्वारा। हमास मुस्लिमों का नेतृत्व नहीं करता, लेकिन सबको पता है कि हमास बोल के बीजेपी क्या बोलना चाहती है। ये दोनों कैसे हो सकता है? ये दोनों कैसे हो सकता है? दुई ना हो एक संग एक साथ नहीं होगा। आप कहेंगे कि ये परसेप्शन बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि जी वो नहीं, और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि हमास उनका नेतृत्व नहीं करता है। चलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को इसमें गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपने सुना कहना कि हमास का नाम लेना जो है मुस्लिमों के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके खिलाफ उनकी भावनाओं को आहत करता है, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया। और हमास के नेता का, चलिए आपने जो कहा, आप जो कह रहे हैं वही बताइए, वही सवाल पूछेंगे, प्लीज आप पूछिए। जो मैंने कहा है, ये कहा है कि बीजेपी के नेता का हमास का नाम लेना एक डॉग विस्टलिंग है मुसलमानों के अगेंस्ट। चलिए ठीक है, यही सवाल पूछ रहे हैं गोपाल कृष्ण जी, कैसे ये हो सकता है? आप ये बताइए, क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? और डबल स्टैंडर्ड्स तभी नहीं है कि हमास के नेता, हमास के आतंकी वहां तकरीरें करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजीव चंद्रशेखर जी और सभी लोगों ने जो देश में बात हो रही है वो कह रहे हैं कि केरला में एक के बाद एक जिस तरह से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जो टेररिस्ट संगठन है, चाहे अभी हमास की बात आ गई, पहले पीएफआई की हो गई थी, सीरिया में जो केरला के युवा लोग जाके वहाँ पे आईएसआईएस को सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। तो एक तरीके से बात यह है कि उसका कारण क्या है, जो प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से दोबारा कहा था कि यह जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, कुछ प्रदेश वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक विशेष धर्म के साथ खड़े होकर उनके साथ खड़ा होने का प्रयास करके एक तरीके से वोट बैंक बना के उनको इलेक्शन जीतने का मशीन बनाना चाहते हैं। उसका प्रतिफल है, उसका परिणाम है कि इस तरह की एक्टिविटी है। हमास एक है, पीएफआई अलग है, आईएसआई इसके साथ सपोर्ट अलग है, लैंड जिहाद अलग है, लव जिहाद अलग है। ये जो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है जो बम का, वो अलग है। तो यह सब चीज केरला में क्यों हो रहा है? आपने बताया आरएसएस के कितने कार्यकर्ताओं को कितने नृशंस तरीके से पिछले कई वर्षों में पूरी तरह से मारा जा रहा है। तो यह पूरी तरह से एक आतंक को समर्थन करने का जो एक प्रक्रिया केरला में चल रही है, और एक विशेष धर्म के लोग उसमें जो संलग्न दिख रहे हैं, यह इसी कारण हो रहा है कि विजयन बातें कुछ कर रहे हैं, काम जमीन पे अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।
और आज आप देखिए हमास को आतंकी, इन्हीं से निखिल जैन से मैं पूछा जाता हूँ हमास आतंकी संगठन है या नहीं है, इसमें भी अभी शक है या इसको भी कोर्ट से आपको पूरा इसकी भी जांच करनी है। तो अगर हमास के खिलाफ कोई बोल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बोल रहा है, कोई इस तरह के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जो पीएफआई और इनको सपोर्ट की जो एक इकोसिस्टम है उसके खिलाफ बोल रहा है, तो उसके ही खिलाफ आप एक्शन लेंगे, एफआईआर करेंगे। जर्नलिस्ट तो जो लोग कर रहे हैं ये टेररिस्ट आतंकी घटनाएं, उनके ऊपर तो आपने कितनी एफआईआर लॉन्च की है? जो हमास के ऊपर 300 रैली हो रही है रोज जी, कितने एफआईआर आपने लॉन्च किए पीएफआई के अंतर्गत? जो आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया गोपाल जी, आपका पॉइंट आ गया गोपाल जी। इससे पहले कि मैं इस पर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप सभी लोगों को कहूंगा हमारे साथ थोड़ा सा धैर्य रखें, एक विराम के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं केरल की सियासत की, और बात हो रही है वोट बैंक की सियासत में तुष्टीकरण की। किस तरह से जो पूरी वहां पर रैलियां आयोजित की जा रही हैं उसको लेकर के जो वहां पर एक तकरीरें हमास के आतंकी करते हैं उस पर आखिर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन राजीव चंद्रशेखर पर और पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। किस तरह से तुष्टीकरण है ये कह रही है बीजेपी। इस पर बातचीत हमारी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी की तरफ से, निखिल जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संपादकीय सलाहकार भी हमारे साथ जुड़े हैं विनोद मिश्रा जी। विनोद मिश्रा जी, ब्रेक पर जाने से पहले ये जो चर्चा हो रही थी और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन जी ये कह रहे थे कि इसको कहीं ना कहीं जो इसका जो निहितार्थ निकलता है कि अगर ट्वीट में हमास का नाम लिया गया तो यानी कि मुस्लिमों को छेड़ने की बात कही गई। इससे कहां तक सहमत हैं? निखिल, मैं पहले तो अपने निखिल साहब को ये थोड़ा सा करेक्ट होने के लिए कहूँ कि उन्होंने जो सूचना ली है ये कांग्रेस के नेता रहे हैं, निखिल जी हमारे यहाँ आते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो बात कह रहे थे वो एक तरह से फेक फैला रहे हैं। जो राजीव चंद्रशेखर ने हमास का, चंद्रशेखर ने कभी भी उसमें अपने ट्वीट में या सोशल मीडिया किसी पोस्ट में हमास का नाम लिया ही नहीं। उन्होंने रेडिकलाइजेशन की बात कही है। उन्होंने कही है कि जो चर्च पे हमले हुए थे उसके पीछे में सीधे सीधे जो केरला में जो बढ़ रहा रेडिकलाइजेशन है वो कहीं न कहीं जिम्मेदार है। और इसी बात को लेके उनको लगातार जो विजयन साहब चीफ मिनिस्टर है उनके साथ में सोशल मीडिया पे ही ये जवानी जंग चली थी। ये इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए बॉस, तब आप किसी नेशनल मीडिया पे और कम से कम पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे आके इन्फॉर्मेशन दीजिए तो बेहतर है। और सवाल ये है कि आप किस हमास की बात कर रहे हैं? उस हमास की बात कर रहे हैं जिसमें, सुनिए आप पहले सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली, आएंगे आपके पास। और सवाल ये है कि उसमें जो रेडिकलाइजेशन की बात है, उसमें रेडिकलाइजेशन की बात करते करते आप कैसे ये कहेंगे कि इसमें आप किसी एक धर्म विशेष के लिए बात कर रहे हैं? ये बात आपके मन में है। जब विजयन एक आर्टिकल लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, परसों पढ़ लीजिए, वो कहते हैं कि केरल जो है एक मॉडल बनना चाहिए धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म को लेके और डेमोक्रेसी को लेके, जो केरल ने आदर्श स्थापित किया। क्या केरल ने यही आदर्श स्थापित किया है? एक दिन में 300 रैलियां निकाली गई है वहाँ पे जमाते उलेमा हिंद के। अब किस तरह से इस चीज़ को आप इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल इनसे, कांग्रेस के ये प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनसे पूछिए कि ये क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस के पहले दिन के रिजोल्यूशन में आपने इजराइल पे हुए आतंकवादी हमले को छुपा लिया और सीधे सीधे फिलिस्तीन के समर्थन में पूरा रिजोल्यूशन ले लिया? क्यों?
इसलिए कि केरल की वामपंथी सरकार ने सीधे सीधे उस समय में अपना स्टैंड लिया था। और पहले दिन के रिजोल्यूशन में देखिए कि 5000 से ज्यादा रॉकेट जब हमास के आतंकियों ने पूरा ये किया था इजराइल पे और 1400 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे, क्या उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस के रिजोल्यूशन में सिर्फ इसलिए फिलिस्तीन लाया गया कि केरल की वामपंथी सरकार ने उस समय में फिलिस्तीन का स्टैंड ले लिया था। ठीक है। और आप अगर खरगोन का ही देखिए, कल की ही कांग्रेस की रैली में हमास के जो मारे गए आतंकी हैं या मारे गए लोग हैं जो भी हैं, उसके लिए वहां मौन रखा गया 2 मिनट का। आप किस तरह की बात करते हैं? आप सिर्फ फॉलो कर रहे हैं कि आपके तुष्टीकरण की सियासत में कोई दूसरा दल आगे बढ़ते हुए ना दिखे। विनोद जी, निखिल जी के पास जाते हैं। निखिल जी, आप अपनी जो बात है आपने सुना, आपको ढेर सारी बातों का जवाब देने के लिए आप फिंगर रेस कर रहे थे, वो आप दीजिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आखिर जो ये 300 रैलियां हुई और उसमें जो हमास आतंकी की तकरीरें हुई, उसमें आयोजकों के खिलाफ FIR तो दर्ज होनी चाहिए थी ना? पहली बात तो जो आपने सबसे पहला सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे दूं। मेरे हिसाब से FIR दर्ज होनी चाहिए थी, शायद हो चुकी है, मुझे नहीं पता, बट इसके लिए कांग्रेस सरकार से नहीं, आपको पिनराई विजयन से और उनकी सरकार से पूछना चाहिए। दूसरी बात, मेरे साथी मित्र भाजपा के जो अब आप कितनी बारी काटेंगे सर, आप में से 6 क्वेश्चन पूछते हैं, आप मुझे आंसर देने के लिए आधा मिनट देते हैं। हाँ, आप इससे सहमत हैं तो ठीक है, आप इससे सहमत हो तो ठीक है, आप बोलिए। जी जी, FIR होनी चाहिए, नहीं हुई है तो गलत, सिंपल। ठीक, जो मेरे भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं? हमास आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ, आपके ही सवाल पे आ रहा हूँ सर। हाँ, आतंकवादी संगठन है, इसमें कोई संकोच किसी को कहने में नहीं होना चाहिए। हमास बिल्कुल बिल्कुल आतंकवादी संगठन है, लेकिन फिलिस्तीन आप कितनी बारी काटेंगे, आप कितनी बारी काटेंगे? गोपाल जी बोल लेने दीजिए इनको। लेकिन उसके बाद इन्होंने, विनोद जी एक मिनट पे व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं कि मैं बिना पढ़े लिखे राष्ट्रीय चैनल पे आके कुछ बोल दे रहा हूँ। मुझे व्यक्तिगत बयान देने पसंद नहीं है, लेकिन विनोद जी आप भी राष्ट्रीय चैनल पे आके झूठ मत बोलिए। मैं आपको पढ़ देता हूं एग्जैक्ट ट्वीट जो राजीव चंद्रशेखर ने करा था। Dirty, shameless appeasement politics by distributed CM and HM Pinarayi Vijayan, deceived by corruption charges, sitting in Delhi and protesting against Israel. When in Kerala, open calls by terrorist Hamas for jihad is causing attacks on bomb blasts on innocent Christians. अरे यार निखिल जी, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, ये जुबानी जंग में ये 5वां ट्वीट है इसका, मैंने भी देखा है, ये 5वां ट्वीट है। आप वो देखिए कि पहले ट्वीट पे जो रेडिकलाइजेशन के नाम पे रिएक्ट किस तरह से किया था विजयन ने। आपने मुझे ये कैसे बोला कि नहीं, आपने जो कह रहे हैं ये उसका जवाब था। आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि आप सीधे सीधे हमास का नाम लेके आप कह रहे थे, तो मैं यही कह रहा हूँ आपको, ये उसका जवाब था। करना बंद करिए। गोपाल कृष्ण जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता का काम उन्हें करना चाहिए। आपसे मुझे ये प्रिज नहीं लेने की जरूरत है। सुनिए, हम कभी भी आप फेक न्यूज करेंगे यहाँ पे फैलाएंगे तो मैं रोकूंगा इस पे, आपको मैं अभी भी रोक रहा हूँ। और मैं आगे के चलिए ठीक है, मुझे जो इस मुद्दे पे कहना था कह दिया। अब मैं अगले सवाल का जवाब दे देता हूँ। आप अगले सवाल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की रैली में हमास के लिए मौन रखा गया। हमास के लिए मौन नहीं रखा गया, फिलिस्तीन के लोगों के लिए मौन रखा गया। आखिरी झूठ जो विनोद जी ने बोला, विनोद जी ने आखिरी झूठ क्या बोला कि कांग्रेस जैसे ही इजराइल और हमास का ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने पहला रेजोल्यूशन निकाल के केवल और केवल हमास को सपोर्ट करा। पहली बात, जो रेजोल्यूशन था वो हमास को नहीं पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। हमास अलग है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उस रेजोल्यूशन से पहले एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज, आधिकारिक प्रेस रिलीज आया था कांग्रेस पार्टी का, जिसमें उन्होंने हमास द्वारा इजराइल पे होने वाले आतंकवादी हमले को कंडेम करा था, जिसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। निखिल जी, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें कहीं भी इजराइल पर किए गए हमले को कंडेम नहीं किया गया था। ये पहला रेजोल्यूशन है, मुझे भी याद है, बहुत सारी चीजें न्यूज आती रहती है, निकल जाती है, लेकिन जो रेजोल्यूशन की बात हो रही है उससे पहले किया हो मैं नहीं जान सकता, लेकिन जो पूरा रेजोल्यूशन आया था उसमें नहीं था। बहरहाल हम यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं, बात हमारी चर्चा कहीं और चली जाएगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपको लगता है कि ये जो पूरी बात कही जा रही है, कोई कह रहा है रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कोई कह रहा है कि जी हमास का नाम क्यों लिया गया, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं फिर केंद्र में वही तुष्टीकरण की राजनीति आ जाती है? बिल्कुल, असली बात यह है कि क्या कह रहे हैं। जो आपने रिजोल्यूशन की बात हुई या बाकी कांग्रेस के अलग अलग जगहों पे बात हुई, पैलेस्टीनियन के कैमोफ्लेज करके वो हमास को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है।
और असली बात, चलो केरला जो पैलेस्टीनियन हमास एक अलग बात है, केरला में रेडिकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये जैन साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों पीएफआई जैसे संगठन केरला में उनका प्रमोशन हो रहा है, बढ़ रहे हैं, आईएसआई का अपना पैठ केरला में हो रही है, पॉलिटिकल हिंसा का काम केरला में क्यों हो रहा है? यह असली बात है। वहां के युवाओं को क्यों दिग्भ्रमित किया जा रहा है? या अपीसमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत ये हो रहा है क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है और वहां पे इस पूरी पॉलिटिक्स का असर इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी पे भी हो रहा है। तो यह पूरी तरह से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है जो केरला गवर्नमेंट पिनरवी विजयन कर रहे हैं। एक लार्ज वोट बैंक चंक को वो कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन की चिंता नहीं कर रहे और रेडिकलाइजेशन देश के लिए हानिकारक है और कांग्रेस भी उसमें जो है उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। अभी मध्य प्रदेश में ठीक है, यही सवाल दरअसल गोपाल जी दरअसल यही सवाल जो है, जो चिंता का विषय है राजनीति की। निखिल मैं एक जवाब देना चाह रहा हूं। चलिए बहुत जल्दी से, लेकिन विनोद जी निखिल मैं अभी इन्होंने देखिए ये जैन साहब 30 सेकंड में खत्म करें जी। हाँ मैं भी जो जैन साहब ने मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, मैं फिर उनको बोलता हूं कि अपना इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट कर ले जब आते हैं पब्लिक में। नहीं सुनिए, आप पहले सुनिए। तो अभी आप देखिए कि पहले दिन के रिजोल्यूशन को देख लें। जिस दिन पहला जो ट्वीट आया था जयराम रमेश का, उसने अपने ट्वीट में जयराम रमेश ने निंदा की थी, जो इजराइल पे हमले हुए थे, जो आतंकी हमले हुए थे, उसकी निंदा की थी। लेकिन 2 घंटे के बाद वही जो रिजोल्यूशन आता है कांग्रेस की, जो किसी के उनके सारे बड़े लीडरों की वो थी वहाँ पे मीटिंग, और उस मीटिंग के बाद जो रिजोल्यूशन आता है उसमें सीधे ये अटैक, हमास का जो अटैक है उससे रिजोल्यूशन से गायब हो गया। उसके पीछे का जो लॉजिक था कि उससे पहले केरल की सरकार ने, ये वामपंथी सरकार ने वहां स्टैंड ले लिया था, तो ये उनकी मजबूरी थी कि वो केरल में इसका विरोध करते हुए नहीं दिखेंगे। रही बात कि आप जो बात कह रहे हैं यही टैक्टिस है, आप हमास और फिलिस्तीन को जो एक बना रहे हैं, यही बात हमास भी चाह रहा है दुनिया में, और यही बात भारत में भी जो कुछ लोग गलतफहमी में इसको बनाए हुए हैं। अभी भी इजराइल जो है सीधे डिक्लेयर वार हमास के खिलाफ किया है, वो फिलिस्तीन के खिलाफ वो जंग नहीं कह रहा है। और इस बात को समझिए कि फिलिस्तीन के खिलाफ सपोर्ट में भारत आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। इस बात को लोग गलतफहमी में डाल रहे हैं कि हमास को फिलिस्तीन बना रहे हैं। जी विनोद जी, आपको पॉइंट आ गया कि फिलिस्तीन और हमास के बीच में अंतर है और इस अंतर को सभी को समझना होगा। और सबसे खास बात है कि जब इस सब के पीछे जब तुष्टीकरण की राजनीति कहीं आती है और फिलिस्तीन को समर्थन करते करते अगर हम हमास को समर्थन करते हुए दिखते हैं, तो ये शायद हम सभी का, किसी का भी ये स्टैंड ना हो कि हम आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, निखिल जी आपका और गोपाल जी आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने विचार प्रेषित करने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर एप्पल फोन के हैकिंग पर क्यों मचा है बवाल। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हैकिंग पर सियासत, एप्पल की एडवाइजरी पर सियासी बवाल आखिर क्यों मचा, इसके पीछे क्या कोई दूसरा एंगल था, इसके पीछे का क्या एजेंडा था, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। एप्पल आईफोन के कुछ यूजर्स को हैकिंग से अलर्ट रहने का संदेश आया, जिसके विपक्षी दलों के कुछ नेता, जिसमें विपक्षी दलों के कुछ नेता भी शामिल हैं, उनके पास भी इस तरह का अलर्ट आया, बहुत सारे लोगों के पास आया। विपक्षी कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए एसएमएस का स्क्रीनशॉट्स डालकर सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ सांसदों द्वारा सोशल मीडिया पर एप्पल से मिले नोटिफिकेशन को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। यह गंभीर मुद्दा माना है सरकार ने, और सरकार इस मामले की उसने जांच के आदेश दे दिए हैं और वो इस मामले की तह तक जाएगी। इस पूरे प्रकरण में खास बात यह है कि एप्पल द्वारा यह एडवाइजरी
सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 150 देशों में भेजी गई है और यूजर्स को सावधान रहने को कहा गया है। यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड जहां उनके फोन्स यूज होते हैं हर जगह उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। एप्पल ने भी विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर सफाई दी है। एप्पल के पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, कंपनी ने अनुमान के आधार पर यह सूचना भेजी थी। एप्पल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ थ्रेट नोटिफिकेशंस एक गलत अलार्म हो और कुछ अटैक्स डिटेक्ट ना हुए हों, तो ये एक गलत अलार्म भी हो सकता है। एप्पल ने कहा कि वो इसकी जानकारी देने में असमर्थ है कि उन्हें किस वजह से यूजर्स को ये थ्रेट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो उनका कहना है कि सारी जानकारी अभी उनके पास खुद नहीं है। वहीं भाजपा ने विपक्षी नेताओं पर इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आदतन आलोचकों का एकमात्र काम सरकार की आलोचना करना है। इन आरोपों से पहले भी विपक्ष के नेता सरकार पर पेगासस मुद्दे पर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन पूरा मामला झूठा निकला और सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्षी नेताओं के आरोप ठहर नहीं पाए थे। तो ये एप्पल हैकिंग का मुद्दा पहला नहीं है, इसके पहले पेगासस का मुद्दा भी सामने आया था जो सुप्रीम कोर्ट में ठहर नहीं सका। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने एप्पल हैकिंग मामले में जांच के आदेश दिए हैं और मीडिया से उन्होंने जब बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे की तह तक जाएगी, इसके जांच की घोषणा की जा चुकी है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और एप्पल के अलर्ट मामले को लेकर देश भर में राजनीति गर्मा गई, जिस तरह से आपने देखा। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने विपक्षी नेताओं को एप्पल के अलर्ट पर उन्होंने सवाल उठाया। उसके बाद बीजेपी ने आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया और उनके बीच में एक वाक युद्ध सा शुरू हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिदंबरम ने पहले पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि ये निर्विवाद है कि सैकड़ों विपक्षी नेताओं को एप्पल से उनके फोन से समझौता करने के राज्य प्रायोजित प्रयास की चेतावनी मिली थी। स्टेट स्पॉन्सर्ड, केवल विपक्षी नेता ही क्यों, विपक्षी नेताओं के फोन से समझौता करने में किसकी दिलचस्पी होगी। उनका पूछना था कि केवल विपक्षी नेता ही क्यों। पेगासस रहस्य आज तक नहीं सुलझा और उसके बाद संदेह की उंगली एक सरकारी एजेंसी की ओर उठ रही है। फिलहाल यह सिर्फ आशंका है। यह पी चिदंबरम का पहला ट्वीट आया और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की टिप्पणी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने दिया। उन्होंने 2011 के एक समाचार लेख का स्क्रीनशॉट साझा किया और उन्होंने लिखा कि जब पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में गड़बड़ी हुई थी तब आप गृह मंत्री थे, क्या इससे खतरे की घंटी बजती है श्रीमान चिदंबरम। और उस दौरान अगर आपको याद होगा कि एक हैकिंग का भी मुद्दा चला था और यह कहा जा रहा था कि मंत्रियों के ऑफिस में बग लगाया जा रहा है और उसके दौरान उसमें जो है गड़बड़ी करने की या रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर सरकार, जैसे ही ये मामला आया और जिस तरह से आरोप लगे, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तुरंत इस पर जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, तह तक जाएंगे। बावजूद इसमें कुछ लोग इसमें उनको लगता है कि ये उनके या विपक्षी नेताओं को खास तौर पर कि ये एक जिस तरह से पेगासस को लेकर के आरोप लगाए गए थे, इसके पहले बगिंग को लेकर के आरोप चले थे और खासतौर पर वो कांग्रेस के समय में भी चले थे। तो ये कहा जा रहा है कि जी फोन टैप किया जा रहा है, बहुत पुराना मुद्दा है, हर बार कुछ नहीं मिलता है तो कहा जाता है कि जी फोन टैप हो रहे हैं। ये देखिए, फ़ोन टैपिंग का आरोप या फिर किसी की निजी जानकारी को किसी न किसी बहाने लेने का आरोप, ये ऐसे आरोप हैं जो गंभीर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य होने चाहिए। अगर आप ये आरोप लगाते हैं तो तथ्य होना चाहिए। विपक्षी दलों पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप ऐसे गंभीर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में बिना तथ्य के सामने है। पेगासस को लेकर जो कुछ कहा, मामला कोर्ट में गया और फिर कुछ नहीं निकला। तब भी बीजेपी ने कहा था कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनका फ़ोन टेप हो रहा है तो उन्हें पहले अपना फ़ोन जमा करना चाहिए। और
जब उस पर आगे देखने को मिला कि वो पूरे तथ्य जो आरोप के तहत कहे गए वो सही नहीं पाए गए और एक तरह से वो मामला जो कहा जा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं निकला और कोर्ट में भी ये एक तरह से विपक्षी दल के नेताओं को ये जवाब मिल गया। अब जब एप्पल की तरफ से एक मैसेज आया तमाम विपक्षी नेताओं को, उन्होंने कहा कि कुल विपक्षी नेताओं को क्या है, सफाई में एप्पल ने साफ तौर पर कहा कि 150 देशों में इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं, सिर्फ भारत से जुड़ा नहीं है। तो क्या विपक्षी दल के नेता ये बताना चाहते हैं कि 150 देशों में तमाम नेताओं, तमाम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फ़ोन टैप या उनकी निजी जानकारी को चुराने की कोशिश हो रही है? तो ये एक तरह से देखें कि बिना तथ्य के आरोप लगा देना और खुद जब एप्पल ने कहा कि राहुल गांधी इसके पहले भी, और खास तौर पर आपने देखा होगा कि जब वो विदेशों में गए हैं तो वहां भी हाथ में फोन लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारा फोन जो है ये सेफ नहीं है, ये टैप किया जाता है। लेकिन जब पेगासस का मुद्दा आया था और उनसे कहा गया कि अपना फोन दे दीजिए ताकि हम जांच कर सके, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। ये दो तरफा राजनीति है। उसी पे बता रहा हूं कि आप देखिए, आप गंभीर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन आपके पास तथ्य नहीं होता, और जब सही तथ्य सामने आते हैं तो आप उसे मानने को तैयार नहीं होते, आप उस पर चुप्पी साध देते हैं। और कोर्ट में भी जब आपके एक तरह से पक्ष में कोई फैसला नहीं आता जो आप चाहते हैं, तब उस पर भी आप सवाल उठाते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें एप्पल ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अलर्ट जारी किया जाता है तो उस पर जिस वजह से वो अलर्ट जारी किया जा रहा है या जो आशंका वो सही ही हो, उस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं। कई बार फॉल्स अलार्म भी होते हैं। तो जब एप्पल खुद ये कह रहा है और ऐसे अलार्म सिर्फ भारत में नहीं 150 देशों में जारी किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये हाय तौबा मचाना और ये कहना कि देखिए सरकार कोशिश कर रही है, अपने आप में देखिए उनके दावों पर सवाल उठता है। और नीयत पर भी जब पी चिदम्बरम ट्वीट एक्स पर पोस्ट करते हैं और पेगासस की में अभी भी कहते हैं कि हाँ वो मामला एक तरह से पूरी तरह सामने नहीं आया। हम जानते हैं कि किस तरह से विपक्षी दलों के दावों की हवा निकली थी कोर्ट के फैसले के बाद। तो जब आपके तथ्य सही साबित नहीं होते या बिना तथ्य के कोई आरोप लगाते हैं, सरकार उस पर सामने आती है, इस पूरे मामले पे जांच पे भी सामने, तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? इसका मतलब विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं जनता को कि देखिए कि हमारे साथ ये कोशिश हो रही है, हमारे साथ ये हो रहा है। एक सही पॉइंट कहा कि विक्टिम कार्ड दरअसल खेलना चाहते हैं और जनता के बीच में एक निरीह बन करके कि देखिए सरकार हमारा फोन जो है वो टैप करा रही है और हम लोग के साथ में इस तरह से हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और मुझे लगता है कि जनता समझदार है, वो इस सारी बातों को समझती है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाला, मुश्किल में आम आदमी पार्टी। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात कर रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आया है और मुश्किल में दिखाई पड़ रही है आम आदमी पार्टी।
शराब घोटाले की आंच अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल खुद जांच के घेरे में आ गए हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी को मुश्किल में बताया जा रहा है। 2 नवंबर को ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में कथित लेन देन को लेकर सवाल पूछ सकती है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सियासी गलियारों में हलचल है। सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में आए शराब कारोबारियों ने लेन देन की बात मानी है और पैसे का उपयोग चुनावों में किए जाने की बात कही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता यह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार उन्हें जेल में डालना चाहती है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, यानी ये सारी साजिश इंडिया गठबंधन के लिए है। लेकिन आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को जमानत न मिलने की वजह पर खामोश है। खुद अपनी पूछताछ को लेकर केजरीवाल भी खामोश है। आज उन्होंने एमसीडी में लोगों को पक्की नौकरी देने की बात कही है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन हवाला मामले में पहले से ही जेल में थे और ऐसे में आम आदमी पार्टी का प्लान बी भी चर्चा में है। आपकी ओर से पहले कहा गया कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब प्लान बी की चर्चा शुरू हुई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में सरकार और पार्टी किसके नियंत्रण में होगी। और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय शराब घोटाला मामले में अपनी पार्टी की ओर से उन्होंने अपने नेताओं का बचाव किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आखिर ऐसे केंद्र सरकार को आफत क्या आ गई है कि मतलब सीएम को गिरफ्तार करना है। ये इस बात को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को काफ़ी सारा हाथ पैर चलाने के बाद भी चुनाव में हारने का डर लग रहा है और पुनः जो है वो इस एजेंडे पर आ गए हैं कि किसी तरह से इंडिया गठबंधन की जो ताकत है, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी ताकत को कमज़ोर करो। और क्या कुछ कहना आरपी सिंह बीजेपी नेता, उनको भी सुन लेते हैं। किंग पिंग तो केजरीवाल है। अब वो पूरी कड़ी जोड़ने की बात है और वह पैसा आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के लिए कैसे गया और बाद में गुजरात, हिमाचल, पंजाब, गोवा के चुनाव में कैसे खर्च हुआ, उसकी जानकारी चाहिए होगी मुझे लगता है ईडी को। अब इसका जवाब उनको देना चाहिए। अगर कुछ बेईमानी करी होगी तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब नहीं देंगे तो गिरफ्तार होंगे, ठीक जवाब देंगे तो क्यों गिरफ्तार करेंगे। असल में क्या है, मन में चोर है, वो मन का चोर बोलता है बार बार कि गिरफ्तार करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बीजेपी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल है, उनके मन में चोर है और दरअसल वही किंगपिन है। सबसे ज्यादा जिज्ञासा यह है कि जो प्लान बी कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या होगा। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि जिस तरीके से ये शराब का घोटाला निकल सामने आया था, उसके बाद लगातार आप देखें कि केजरीवाल किस तरीके से मुखर हुए थे कि उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो निर्दोष हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ मामला ईडी ने आगे बढ़ाया, उनकी गिरफ्तारी हुई और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी जमानत याचिका को, जो मनीष सिसोदिया उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि 338 करोड़ जो रुपए हैं वो जो लेन देन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसकी जो जानकारी है वो जांच एजेंसियों को सामने लानी चाहिए और जांच एजेंसियों को ये जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इनको बतानी चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी है। आप अगर देखें कि जब पार्टी बनाने से पहले जिस तरीके से इन्होंने प्रशांत भूषण की बात करें, कुमार विश्वास की बात करें, इसके अलावा जो किरण बेदी हैं उनकी बात करें, किस तरीके से साइडलाइन उनको किया। और यहाँ पर भी आप देखें कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, उसके पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, अब संजय सिंह और कहीं ना कहीं जो राघव चड्ढा है उनका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो जो इनको एक तरीके से लगता है कि प्रसिद्धि पाने वाले लोग हैं उनको साइड लाइन भी कर देते हैं। अब चूंकि जो शराब घोटाला है, अरविंद केजरीवाल के पास जो मंत्री पद तो नहीं था, आबकारी मंत्री नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री के घर पर बैठ के शराब नीति को डिस्कस किया गया। खुद मुख्यमंत्री बात करते हैं शराब कारोबारियों से, के कविता और उनके जो सहयोगी हैं उनसे मुख्यमंत्री की सीधी बात होती है। विजय नायर मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं, जो इस पूरे शराब घोटाले में मिडल मैन की भूमिका निभाते हैं, जो आम आदमी पार्टी
पार्टी के पास तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। ईडी ने इस बात की भी जानकारी सामने रखी है अदालत में कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए जो साउथ लॉबी है उसके मार्फत जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा और आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं तक उस पैसे को पहुंचाया गया। गोवा और पंजाब के इलेक्शन में उस पैसे का प्रयोग किया गया। समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट के मालिक थे, जिनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई, उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि विजय नायर की कंपनी में पैसा उन्होंने पहुंचाया था और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के करीबी है। तो अरविंद केजरीवाल की भूमिका इसमें मुख्य है और यही कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करना चाहता है। जी निश्चित तौर पर, और प्रवर्तन निदेशालय के पूछताछ में क्या कुछ निकलता है ये भी जानना समझना बेहद दिलचस्प होगा। इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।